नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले कोरोना को लेकर बिहार में अपडेट क्या कुछ है वो जान लेते हैं। तो बता दें कि पिछले 24 घंटे में 8 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। बिहार में कोरोना से अब तक 187 मौत हुई है। बिहार में कोरोना के 9,732 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1076 मामले सामने आए हैं। तो 1076 नए मामले सामने आए हैं और अब तक मौत के आंकड़े की बात करें तो ये 187 पहुंच चुका है। बिहार में कोरोना के 9,732 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा 24 घंटे में कोरोना के 1076 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 24 घंटे में कोरोना के 938 मरीज ठीक भी हुए हैं। कुल पॉजिटिव संख्या 27,455 है। 24 घंटे में 8 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। कोरोना को लेकर बिहार के अपडेट आपको बता रहे थे। पटना में तेजी से बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने राजीव नगर को बफर जोन घोषित कर दिया। इसके साथ ही रोड नंबर 1 से रोड नंबर 22 तक सील कर दिया गया है। जी हां, 22 तक सील किया गया है और इस इलाके में आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी गई है। बता दें कि केंद्रीय जांच टीम अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे के दौरान इस इलाके का जायजा ले रही थी और कई दिशा निर्देश दिया गया था। राजीव नगर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। पटना में कोरोना संक्रमण मरीजों की जो संख्या है वो कम होती नहीं दिख रही है। रोजाना जो है 100 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज जो हैं अभी भी पटना में मिल रहे हैं और इसको देखते हुए लगातार जिला प्रशासन जो है वो अलग अलग इलाकों को जो है कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर रहा है। प्रतिबंधित क्षेत्र जो है वो घोषित कर रहा है और इस तरह से बैरिकेडिंग जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन इस जिला प्रशासन की कार्रवाई का खासा असर जो है उन इलाकों में रहने वाले लोगों पे नहीं दिख रहा है जो इलाके प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये राजीव नगर का इलाका है, ये बफर जोन है 1 नंबर रोड से लेकर के 22 नंबर तक। इस पूरे इलाके को जो है वो सील कर रखा है जिला प्रशासन ने। लेकिन जो लोग हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार जो है इस लक्ष्मण रेखा को लांघते हैं। रोजाना देख सकते हैं किस तरह से जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं, गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं। ई रिक्शा जो है वो भी यहाँ पे जो है उसका चलन जो है बरस्तूर जारी है। लोग मानने को तैयार नहीं हैं। यहाँ तक कि जो बैरिकेडिंग की गई थी उसे भी लोगों ने हटा दिया है। जो होर्डिंग लगाया गया था आप देख सकते हैं उस होर्डिंग को भी मोड़ करके यहाँ पे रख दिया गया है। तो कह सकते हैं कि लोगों में कहीं भी कोई जो है वो इस बात का डर नहीं है कि अगर वो जिला प्रशासन के जो दिशा निर्देश है उसका अनुपालन नहीं करेंगे तो वो भी संक्रमित हो सकते हैं, उनके आसपास के लोग संक्रमित हो सकते हैं। और यही लापरवाही जो है वो पटना में जो है संक्रमण जो है कोरोना का उसका दर घटने नहीं दे रहा है। जो लोग हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं, जानते हैं, एक बार समझते हैं इन चीज़ों को। भैया ये बताइएगा कि क्या अविनाश कुमार। अविनाश जी ये बताइएगा ये प्रतिबंधित क्षेत्र जी इस इलाके से आप फोन करके आ रहे हैं। जी जिला प्रशासन ने प्रतिबंधित घोषित कर रखा है, फिर भी लोग आसानी से आ जा रहे हैं। कई लोग जो है बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये कितनी बड़ी लापरवाही है? वो तो इंसान की अपनी अपनी सोच होनी चाहिए। जो आदमी सुरक्षित, इसका एक ही कारण है कि लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें। लेकिन आप भी एक जागरूक नागरिक है, आप भी बात कर रहे हैं, लोगों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन आप भी इस लक्ष्मण रेखा को लांघ रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी? आवश्यकता है सर, आवश्यकता है। घर के लिए दूध चाहिए, एनीबॉडी और कुछ सामान सब चाहिए। जी ये बताइएगा कि अब जिस इलाके से आ रहे हैं हाँ ये बफर जोन है, हाँ 1 नंबर से लेकर 22 नंबर तक ये यहाँ पे प्रतिबंध घोषित कर रखा है। ना आप मास्क लगा रखे हैं और ना ही हड़बड़ी में आ गए थे। हड़बड़ी में आ गए थे। हाँ, वो मास्क छूट गया। कोई हड़बड़ी होता है क्या? नहीं, तेल भरवाने जा रहे हैं। जिंदगी का तेल खत्म हो जाएगा आपका अगर इस तरह से लापरवाही आप करेंगे तो। अरे हड़बड़ी में छूट गया है। गलती है। हाँ वो तो है। अच्छा मास्क लगा के पहनेंगे। चलिए ये कह रहे कि गलती है, मास्क लगा के पहनेंगे, लेकिन ये बड़ी चूक जो है, ये ऐसी ही चूक जो है वो पटना को प्रतिबंधित क्षेत्र से निकलने नहीं दे रहा है। मरीजों का दर अगर नहीं घटेगा तो जो मरीज़ दूसरे इलाकों से आ रहे हैं उनका भी समुचित इलाज नहीं हो पाएगा। लोगों को सहयोग करना चाहिए। हर चीज़ जो है जिला प्रशासन या सरकार के ऊपर ठिकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ जो लापरवाही देखने को मिल रही है, लापरवाह लोग को भी जागरूक होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो देखा आपने कि कहने को तो ये इलाका बफर जोन घोषित है, लेकिन फिर भी लोग सड़कों पर हैं, कुछ ने मास्क भी नहीं लगाया। चलिए इन सब के बीच आपको बताएं कि केंद्रीय टीम बिहार दौरे पर थी और क्या कुछ दिशा निर्देश केंद्रीय टीम ने दिया वो हम आपको बताते हैं। जिसने बता दें कि इस केंद्रीय टीम ने कोरोना पर काबू पाने के लिए कई सुझाव दिए हैं। क्या कुछ वो सुझाव है वो हम आपको दिखाते हैं। पहला सुझाव जो केंद्रीय टीम ने दिया वो ये है कि कोरोना पीड़ितों के लिए 27,455 बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। ऑक्सीजन समेत दूसरे जरूरी सामानों को बढ़ाने के निर्देश दिए गए। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को प्रोत्साहित किया जाए, ये भी कहा केंद्रीय टीम ने। बिहटा ईएसआई अस्पताल में 500 बेड कोरोना पीड़ित के लिए रिजर्व हो, ये कहना था केंद्रीय टीम का। इसके अलावा बिहटा ईएसआई अस्पताल को पटना एम्स जरूरी सुविधा मुहैया कराए। कोरोना से निपटने के निजी अस्पतालों की मदद ली जाए। साथ ही केंद्रीय टीम ने यह भी कहा कि पटना के निजी अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों का इलाज कराया जाए। एनएमसीएच समेत दूसरे अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 100 बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए। कंटेनमेंट जोन में स्क्रीनिंग हो और नियमों का कड़ाई से पालन हो। तो केंद्रीय टीम ने कुल 10 निर्देश दिए, वो हमने आपको बताया। और इन सब के बीच अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको कोरोना का बेहतर इलाज मिल सकेगा। पटना के 18 निजी अस्पतालों में अपने खर्च पर आप इलाज करा सकते हैं। 18 निजी अस्पतालों में 290 बेड रिजर्व किए गए हैं। अपने खर्च पर इलाज के लिए तैयार मरीजों को इन अस्पतालों में भेजा जाएगा। सभी अस्पतालों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करने स्वास्थ्य विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध कराने के साथ सिविल सर्जन कार्यालय को जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने 18 अस्पतालों को कुल बेड का 20 से 25% कोविड-19 के लिए आरक्षित करने को कहा है। जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें अब बेडों की संख्या जो है कोविड मरीजों की उस वो कम पड़ने लगी है। और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी जो है कोविड मरीजों के लिए वार्ड बनाने का जो है आदेश जारी किया है। तकरीबन 40 जो है वो कोविड मरीजों के लिए यहाँ बेड जो है वो बनाए गए हैं और ये तैयारी जो है अब चल रही है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं तो हाईटेक हॉस्पिटल है, जीएस जो है नर्सिंग होम है। इसके अलावा बात अगर हम कर लें तो मगध मेडिका जो हॉस्पिटल है वो भी जो है वहाँ पे भी बेडों की संख्या है कुल मरीजों की वो 100 है। आईसीयू की संख्या 20 है, वेंटिलेटर की संख्या वहाँ पे 3 है और कोविड मरीजों की संख्या जो है वहाँ बेडों की वो 25 बनाई गई है। उसी तरह से जो है हम बात करें पारस HRMI हॉस्पिटल जो है वहाँ पे भी जो है कुल बेडों की संख्या 140 है। आईसीयू बेडों की संख्या जो है वो 45 है, वेंटिलेटर की संख्या जो है वो 12 है और कोविड मरीजों की संख्या जो है वो 25 है। तो इस तरह से जो जिला प्रशासन ने उसकी तरफ से ये आदेश जारी किया है। और यहाँ देख सकते हैं कि उसको देखते हुए जो कोविड मरीजों को जो समस्या ना हो, जो लोग अपने कोविड पेशेंट की इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराना चाहते हैं, निजी खर्चा पे कराना चाहते हैं, तो इसको लेकर के ये तैयारी जो है वो किया गया है, आदेश निर्गत किया गया है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए अब जरा खबर को समझ लेते हैं कि बिहार सरकार को निजी अस्पताल में इलाज को लेकर बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ रहा है। दरअसल पिछले 5 दिनों में 7,282 नए केस सामने आए हैं। रोजाना औसतन 12.46% की दर से मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमण का रेट महाराष्ट्र, दिल्ली से भी ज्यादा है। बिहार 11वां कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हो चुका है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 27,000 के पार जा चुका है। राजधानी पटना में हालात और विस्फोटक हैं और इसलिए ये बड़ा फैसला राज्य सरकार को लेना पड़ा। और इन सब के बीच बता रहे हैं कि आखिर प्राइवेट अस्पतालों की मदद बिहार में क्यों ली जा रही है कोरोना इलाज के लिए। और राहत की बात मरीजों के लिए ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप अपने खर्च पर इलाज कराने में सक्षम हैं, तो आप प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर सकते हैं। पूरा बिहार कोरोना से करा रहा है। 31 जुलाई तक लॉकडाउन है। सरकार पूरी मुस्तैदी से लॉकडाउन के पालन का दावा कर रही है, लेकिन सरकार के दावों की धज्जियां सूबे के मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में ही उड़ती दिखी, जहां देर रात तक बार बालाओं के ठुमके पर तमंचा लहराते हुए झूमते रहे और पुलिस प्रशासन सोती रही।
कोरोना से कराह रहे बिहार में कोरोना से निपटने का ये नायाब तरीका है। पूरी दुनिया पागलों की तरह जिस कोरोना से निपटने में दिन रात एक की हुई है, उस कोरोना का काम तमाम तो बिहार में तमंचे से हो जाता है। तमंचा लहराते जाओ, कोरोना को भगाते जाओ। जिस कोरोना का नाम सुनकर पूरी दुनिया थर-थर कांप रही है, वो कोरोना तो यहां बारबालाओं के एक एक ठुमके पर कांप जाता है। सरकार ने तो कागजों में 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, लेकिन सूबे के मुखिया के गृह जिले नालंदा में ही सरकारी लॉकडाउन का लॉक बारबालाओं के ठुमके से टूट गया। बेकार में ही लोग वैक्सीन के पीछे भाग रहे हैं। अरे भाई, बिहार आइए और आजमाइए कोरोना से निपटने का फुहरता के रस से भरा ये वैक्सीन। कोरोना वायरस बाप बाप कर भागेगा। और लाठी से व्यवस्था बनाते इन भाई साहब को देखिए, ऐसा लग रहा है मानो कोरोना से निपटने का अचूक दवा बांट रहे हो। सरकार कहती है कोरोना को हराना है तो मास्क पहनिए और 2 गज की दूरी का पालन करिए, लेकिन यहाँ तो 2 गज के अंदर ही बिना मास्क पहने लोग ऐसे झूमते रहे मानो कोरोना को हरा चुके हैं। तस्वीर नालंदा के भागन बीघा थाना क्षेत्र के बोकना गांव की है। खबर यह है कि कोरोना के दौर में शराब माफियाओं की टोली ने शराब के धंधे में मुनाफे की खुशी में ये पार्टी रखी। रात गहराती गई और फिर तो बारबालाओं ने गोलियां भी चलवाई और कमरिया भी हिलाई। ऐसा भी नहीं कि पुलिस या प्रशासन को इसकी खबर नहीं लगी। खबर डीएम साहब तक को की गई। डीएम साहब ने आदेश भी दिया और डीएम के आदेश पर स्थानीय पुलिस भी पहुंची, लेकिन डांट फटकार वाली खानापूर्ति कर वापस लौट गई। और फिर रात भर फुहरता की महफिल सजती रही, तमंचे पर डिस्को होता रहा, सरकारी लॉकडाउन मुंह देखता रहा और कोरोना बंदी कमर हिलाती रही। अभिषेक, न्यूज़ 18, नालंदा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गृह जिले की तस्वीर और पूरी रिपोर्ट आपने देखी, जहां कोरोना बंदी के दरमियान, कोरोना संक्रमण के दरमियान किस तरीके से यहां पर फुहर डांस चलता रहा, लोग एंजॉय करते रहे और ना किसी के चेहरे पर मास्क दिखा, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। और सबसे बड़ा सवाल कि इन सबके बीच पुलिस आखिर क्या कर रही थी। तो सवाल उठे हैं और सवाल उठने भी लाजमी है। क्या कुछ सवाल न्यूज़ 18 उठा रहा है, वो जरा आप देख लीजिए। तो सवाल है कि लॉकडाउन में फुहरता की महफिल आखिर कैसे सजी। तमंचा लहराने वालों को क्या कानून का खौफ नहीं है? डीएम के आदेश पर भी क्यों नहीं बंद हुई ये महफिल? पुलिस के पहुंचने के बाद भी कैसे सजी महफिल? क्या ऐसे कोरोना से निपटेगा बिहार? आयोजकों पर कब होगी कार्रवाई? जवाबदेह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कब होगी? तो बिल्कुल आपने देखा, सवाल हमने उठाया और इन सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। पुलिस क्या जवाब देगी कि क्यों यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी और कोरोना बंदी की क्यों धज्जियां उड़ी। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। जी हां, अब हम बात करेंगे गंडक नदी में उठ रहे उफान की और जलस्तर तेजी से भी यहां पर बढ़ रहा है। नेपाल की तराई में लगातार बारिश के बाद गंडक बराज से
4,28,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। देखिए गंडक बराज से ये रिपोर्ट। एक बार फिर बाढ़ से बेचैन बिहार। बौराई नदियां, बेबस जिंदगी। घर, आंगन, खेतों पर पानी का डेरा। सैलाब में समाया इंसान का बसेरा। टापू पर शरण को लाचार जिंदगी। बदलते रहे साल। बिहार का वही हाल। तो गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी जारी है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंडक बराज का, जहां पे तमाम फाटकों को खोल दिया गया है। 36 फाटक हैं गंडक बराज के, उन तमाम फाटकों को खोल दिया गया है और अभी तक 4,28,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी खतरनाक स्थिति है और नेपाल के तराई इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गंडक नदी उफान पर है। इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं गंडक बराज के पास और गंडक नदी के इस पानी को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार के कई जिलों के लिए कितने खतरनाक संकेत हैं। गोपालगंज जैसे जिलों में पहले से ही गंडक नदी कहर बरपा रही है और उसके बाद 4,28,000 क्यूसेक पानी के डिस्चार्ज के बाद स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। बिहार सरकार लगातार अलर्ट मोड में है। कई जिलों को अलर्ट घोषित कर दिया गया है, बेतिया, बगहा, वाल्मीकि नगर, इसके अलावा गोपालगंज, ऐसे वैशाली जैसे जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। और ये तमाम पानी जब उस इलाकों में पहुँचेंगे तो स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हो सकती है। तो लगातार स्थितियाँ खराब होती जा रही है गंडक की वजह से। और हम एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि नेपाल के जो तराई इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, बादलों के झुरमुट देखकर आप समझ सकते हैं कि फिलहाल अगले 24 से 48 घंटे तक तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिसकी वजह से गंडक नदी में उफान आया हुआ है और 4,28,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज अब तक हुआ है और संभावना है कि अभी गंडक नदी का जल स्तर अभी और बढ़ेगा, जिसकी वजह से स्थितियां बिहार के कई जिलों की खराब हो सकती है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गंडक बराज। तो बिल्कुल हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट आपने देखी, जहां खतरे की स्थिति बनी हुई है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का, जहां लखनदेई नदी का तटबंध टूटने से मुजफ्फरपुर के औराई के 16 पंचायतों में स्थिति बिगड़ गई। तटबंध में पहले से दरार थी, लेकिन अधिकारियों ने समय पर ध्यान नहीं दिया। अब 16 पंचायतों के करीब 100 गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। साथ ही 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। स्थानीय लोगों ने तटबंध टूटने के लिए पूरी तरह अधिकारियों को, जी हां, अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेवार ठहराया है। कोई व्यवस्था नहीं किया गया। जब पानी बांध के ऊपर से बहने लगा तो लूट खसोट के नियत से सीमेंट बैग में मिट्टी भर के दिखावा के लिए कि लोग देखें कि बांध का मरम्मती का काम चल रहा है, तटबंध पानी रोका जा रहा है। इसके अलावा पदाधिकारियों के द्वारा और कुछ नहीं हुआ। तटबंध टूट गया है, पूरा दह गया है। 7, 8, 9 पूरा माने कि एकदम क्षतिग्रस्त हो गया है। पूरा हम लोग का धान दह गया है, यहाँ पर पूरा क्षति हो गया है। हम लोग क्या करें, हम बांध पर देख रहे हैं, यहाँ पर मिट्टी रखा हुआ है इस बांध पर और यहाँ पर प्रशासन देख करके आया और यहाँ से रिटर्न चला गया। बिहार में बाढ़ से स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। नेपाल से आए बरसाती पानी से उत्तर बिहार के कई जिले प्रभावित हैं। सरकार ने सभी जिलों से अलर्ट रहने को कहा है। बाढ़ की चपेट में बिहार के कई जिले आ गए हैं। नदियों के पानी में उतार चढ़ाव के बीच बाढ़ कटाव के संकट से तबाही का दौर जारी है। नेपाल में भारी बारिश के बाद बगहा के वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। ऐसे में आशंका है कि गंडक नदी में 4.5 लाख क्यूसेक पानी का इजाफा होगा। बाढ़ की आशंका के बाद जिला प्रशासन लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील कर रहा है। बेतिया में जिला प्रशासन तटबंधों की निगरानी के लिए अधिकारियों को तैनात किया है।
वहीं गोपालगंज में भी डीएम ने बैठक कर बाढ़ की समीक्षा की है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इसके लिए हम लोगों की तरफ से पूरी तैयारी है। अभी सरकार की तरफ से पहले से एक एनडीआरएफ की टीम यहाँ थी, एक एनडीआरएफ की टीम अभी आ रही है, तुरंत पहुँच जाएगी। एक और एनडीआरएफ की टीम कल सुबह में आ जाएगी। मैंने यहाँ पर 3 एनडीआरएफ की टीम सरकार हम लोग को दे दी है मदद करने के लिए। वहीं छपरा में पानी पहुंचने की संभावना है, जिसे देखते हुए डीएम ने निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश जारी किया है। साथ ही प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त नाव की व्यवस्था की है। हम लोगों की तैयारी पूरी है। हम लोगों ने अतिरिक्त नाव की व्यवस्था कर रखी है। जो भी प्रभावित प्रखंड हैं, चाहे वो मरौरा अनुमंडल के पानापुर हो, तरैया हो या मकेर, परसा या फिर दरियापुर हो, सभी जगह पर हम लोगों ने अतिरिक्त नाव रख रखा है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक के उफनाने से शहर के निचले इलाकों में पानी का दबाव बढ़ गया है। कांटी थाना क्षेत्र के कई गांव में पानी घुस गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हजारों की आबादी है जो कि कट गई है। आप जरा कैमरे की नज़र से दिखाएंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पानी का जो लेवल है वह लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आगे ये सब कुछ खतरनाक होता जा रहा है। 2 दिन की बारिश से बेहाल मधुबनी शहर का हर कोना पानी पानी हो गया है। न सिर्फ आम बल्कि खास लोग भी जल जमाव से परेशान हैं। आलम यह है कि शहर की मुख्य सड़क पर घुटने भर पानी बह रहा है। वहीं बाजार की सड़कों और गलियों का तो और भी बुरा हाल है। सरकारी दफ्तरों में भी पानी ही पानी नजर आया। डीएम दफ्तर से लेकर तमाम विभागों के कार्यालय परिसर का यही हाल रहा। न सिर्फ दफ्तर बल्कि अधिकारियों के आवास में भी पानी भर गया है। बिहार में बाढ़ की विभीषिका हर साल लोग झेलते हैं। हर साल आशियाना बनाते हैं और फिर बाढ़ उसे बहा ले जाती है। आखिर कब तक उन्हें इस समस्या से जूझना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। बेतिया से प्रफुल्ल, गोपालगंज से मुकेश, छपरा से संतोष, मुजफ्फरपुर से सुधीर के साथ मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।